देखिए आप लोगों को जो बताया गया है कि फिजिक्स में हमको सबसे क्या को पढ़ना है, बोला था कि हमको परमाणु को समझना है ना। परमाणु अगर हमारी समझ में आ जाती है तो भौतिकी में हमारा आवेश बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, हमको क्या समझना है? आवेश। ठीक है, अब इस आवेश को हमको समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर हमारे पास में ये जो नाभिक है, क्या है? नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्षा। चारों ओर क्या होते हैं? कक्षा। और कक्षा के अंदर क्या होता है? कक्षा। और कक्षा के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2n² करके होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 18 और 32। ये हमको समझना है। साथ ही साथ में ये जो S, P, D और F कक्षक क्या होता है? ठीक है, ये क्या बताता है? कक्षक को, ऑर्बिट को बताता है। क्या बताता है ये? ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल को बताता है। और ये क्या बताता है? ऑर्बिट को बताता है। और ऑर्बिट को बताता है। ऑर्बिट माने कक्षा। ऑर्बिट माने क्या है? कक्षा। और ऑर्बिटल माने क्या है? कक्षक। तो कक्षक पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो हमको इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्या है आपके? परमाणु। क्या है ये? परमाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, देखिए यहां पर भी लिखा है परमाणु की संरचना। यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा है? 400 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी कौन सी ईस्वी चल रहा है? कौन सी ईस्वी चल रहा है? 21वीं। कौन सी चल रहा है? 21वीं सदी चल रही है ना। तो 21वीं सदी चल रही है, इसका मतलब है कि आपके 2000 साल से भी पुराना ईस्वी पूर्व लिखा है ना। जैसे एक होता है एडी या एसी लिखते हैं, और एक क्या लिखते हैं? बीसी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यीशु के जन्म से पहले को क्या लिखा जाता है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व लिखते हैं। ठीक है, और इसे क्या लिखते हैं? आफ्टर क्राइस्ट। आफ्टर क्राइस्ट कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो हम उसको क्या लिखते हैं? ईस्वी। क्या लिखते हैं? ईस्वी। तो ये क्या बोल रहा है कि 400 ईसा पूर्व भारतीय महर्षि कणाद, कौन आया था जी? कणाद। और ग्रीक के दर्शन शास्त्री आया था डेमोक्रिटस। इन दोनों ने बताया था कि जो पदार्थ है, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ की जो सबसे जो छोटी पार्ट्स है, छोटा चीज है, उस छोटे को ही हम क्या बोलते हैं? महर्षि कणाद के नाम से उसे क्या माना गया? कण। क्या बोला गया उसे? अर्थात जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजों को अगर किससे मिलकर है ये बताया जाए तो किससे मिलकर के बना है? कणों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? कणों से मिलकर के बना है। ठीक है ना। ये देखो लिखा गया है यहाँ पर कि इसके अनुसार पदार्थ को विभाजित करने की प्रक्रिया जारी रखने पर एक ऐसी स्थिति आती है जिसके आगे विभाजित करना संभव नहीं है। मतलब तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगा कि और छोटे पार्ट्स में नहीं टूटेगा। उसी को क्या बोलते हैं? अति सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के इस अति सूक्ष्म अविभाजित कणों को भारतीय महर्षि कणाद ने परमाणु, और ग्रीक दर्शन शास्त्री डेमोक्रिटस ने उसका क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो महर्षि कणाद के नाम से ही वो कण पड़ा। ठीक है जी। और ये जो परमाणु है, इस परमाणु का नाम को कौन दिया था? ये 1808 में। कब?
1808 में जॉन डाल्टन ने बताया। और जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है, मतलब बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसको और छोटे छोटे भागों में नहीं बांटी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, जिनको और छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बांटी जा सकती या नहीं तोड़ी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। अब उस परमाणु के बारे में देखिए और आगे क्या लिखा है। परमाणु की आंतरिक संरचना की ज्ञात करने की कोई प्रयास जॉन डाल्टन के समकालीन वैज्ञानिकों द्वारा नहीं किया गया। 19वीं सदी के अंतिम और 20वीं सदी के प्रारंभिक, मतलब ये कब कहा था इसको परमाणु करके? कब कहा था? 1808 में। ठीक है, और उसके बाद में वो कब आया? 19वीं सदी, मतलब ये था 18वीं सदी और ये आ गया कौन सा? 19वीं सदी के अंत, मतलब ये 18वीं सदी का, मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 1898 लिखते हैं या 1899 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? 18वीं सदी का, 18वीं सदी का अंत। और 19वीं सदी का अंतिम लिखेंगे तो 1990। ठीक है जी, या क्या लिखेंगे? 1999। तो ये किसका हो गया? 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का अंत। ठीक है, 19वीं सदी का अंतिम और 20वीं सदी का प्रारंभिक, ये यहाँ से यहाँ जुड़ेंगे, ये दोनों। 1899 19वीं सदी का अंतिम और 1999 20वीं सदी का प्रारंभिक। प्रारंभिक में ही आएगा 1901, ये आएगा प्रारंभिक। ठीक है, किसका? जैसे हम बोल रहे हैं ना अभी 21वीं सदी, कौन सा बोल रहे हैं? 21वीं सदी। तो अगर हम इसको 21वीं सदी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कौन सा चल रहा है? 2026। ये 2026 क्या है? 21वीं सदी है। 2000 बोल रहा हूं ना, तो कौन सी सदी है? 21वीं। और अगर मैं कहूं कि ये लिखूं 1919, तो ये कौन सी सदी होगा? 20वीं सदी। कौन सा सदी होगा? 20वीं सदी होगा। और अगर मैं लिख दूं 1818, तो ये कौन सी सदी है? 19वीं सदी। ये 19वीं सदी, ये 20वीं सदी और ये कौन सा है? 21वीं सदी। मतलब ये कब खोजा था इसने? 19वीं सदी में खोजा था, लेकिन प्रारंभिक में कब खोजा था इसको? शुरुआत में। और उसके अंतिम और ये प्रारंभिक में कौन आया था? देखिए, जे थॉमसन। ठीक है जी। अब जे थॉमसन ने उस परमाणु को, जिस परमाणु को कहा गया अविभाजित, मतलब जिसको और छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, अविभाजित। ठीक है जी। और उस अविभाजित को क्या कर दिया गया? तोड़ा गया। ठीक है, किसमें तोड़े उसने? परमाणु को किससे तोड़ा गया? उसको जी, परमाणु को तोड़ा गया इलेक्ट्रॉन से। परमाणु को किससे तोड़ा गया? एटम जो है ये टूटे एक पार्ट्स में, उस पार्ट्स का नाम क्या है? किसमें तोड़ा उसको? इलेक्ट्रॉन। कौन तोड़ा इलेक्ट्रॉन में? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने उसको तोड़ा। ठीक है जी। और उसके बाद कौन आया? गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने क्या खोज दिया? इसने खोजा प्रोटॉन। क्या खोजा? प्रोटॉन। किसने खोजा? रदरफोर्ड ने। ठीक है जी। फिर कौन सा आया? चैडविक। तो चैडविक ने क्या खोजा? चैडविक ने खोजा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक। इसने गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर के खोजा।
ठीक है ना, क्योंकि रदरफोर्ड जो है इसने देखिए गोल्डस्टीन ने जब खोजा उसके बाद में क्या बोले कि ये जो आपका परमाणु जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पढ़ेंगे ना, उस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आप देखिएगा उसने नाभिक के बारे में बताया, ठीक है ना, कि इसी पे अभी मैं और आगे आता जाऊंगा। ये इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ रदरफोर्ड को, जे थॉमसन जो है इसका स्टूडेंट था, जे थॉमसन के स्टूडेंट था कौन? रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का स्टूडेंट कौन था? चैडविक। ठीक है, यहां पर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड लिखा है ना, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने प्रोटॉन के बारे में खोजा है और प्रोटॉन के बारे में बताया है। यहाँ पर इसलिए इसको ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर देखी जाए तो तीनों एक दूसरे के टीचर, प्रोफेसर और स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसके बारे में देते हैं। और जब आप जनरल नॉलेज में खोजेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया तो आपको गोल्डस्टीन मिलेगा, लेकिन जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप देखेंगे तो आपको यही बताएगा इलेक्ट्रॉन का आपका जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। तो गोल्डस्टीन इसमें आप जोड़ सकते हैं, कोई ये नहीं है, गोल्डस्टीन इसने मिल करके दोनों ने प्रोटॉन खोजा, ठीक है। और इस तरह से ये जो परमाणु जिसको और छोटे छोटे भागों में बांटी नहीं जा सकती, इनको कई छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया, ठीक है जी, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए किसको? परमाणु को, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि जॉन डाल्टन का नियम क्या है तो क्या बताना पड़ेगा आपको? जॉन डाल्टन का नियम क्या है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भाग जिसको और छोटे छोटे भागों में नहीं बांटी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु, जॉन डाल्टन के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसे छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया कौन था? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और चैडविक, उसे क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में देखिए, ठीक है जी, यहां पर देखो ये प्रैक्टिकल किया इसने गोल्डस्टीन ने 1886 में। फिर ये न्यूट्रॉन की खोज दिया गया है, कौन किया न्यूट्रॉन की खोज को? चैडविक ने दिया, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसके बाद में और आगे जब हम आएंगे तो रदरफोर्ड जो है, ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया तो उस प्रैक्टिकल में बताई गई कि जो आपके ये, ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि अगर मान लीजिए जे थॉमसन ने कहा था परमाणु मॉडल के बारे में, वाटरमेलन देखे तरबूज, तरबूज देखे ना, उस तरबूज को अगर काटोगे तो तरबूज के जो बीच में ये तो रेड होता है बहुत सारे, ठीक है, रेड होता है, और इस रेड को काटने के बाद में रेड रहेगा, और बीच बीच में क्या रहता है? रेड के बीच में ब्लैक कलर, क्या रहता है? ब्लैक रहता है ना, उस ब्लैक को क्या बोलते हैं? बीज। ब्लैक क्या होता है? बीज होता है, ठीक है ना। तो जो रेड होता है उसको क्या बोला गया? प्रोटॉन। क्या बोला गया? प्रोटॉन। और जो बीज ब्लैक कलर का है उसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। सॉरी, कहा गया इलेक्ट्रॉन। ये देखो यहां पर भी उसी को दिया गया है, थॉमसन का लिखा है ना, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल करके। तो इसका मतलब है कि आपके जो परमाणु है उस परमाणु का आकार ऐसा होता है। अब रदरफोर्ड ने उसको और डिफाइन करने के लिए जब बताया तो उसने देखा कि जो न्यूक्लियस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन हैं वो प्लस होता है, और आउटर मोस्ट में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव, और इसके पास में क्या होता है? पॉजिटिव। ये धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को क्या करते जाता है? होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते धीरे 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 वो कहां चला जाता है? नाभिक में।
तो एक इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? प्रोटॉन में बदल जाएगा, जो कि असंभव है। इसलिए नील्स बोर आया। कौन आया? नील्स बोर। और नील्स बोर ने बताया कि जो परमाणु है उस परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उसके बाहर एक फिक्स कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाते हैं और ये जब चक्कर लगाते हैं उस समय कोई भी ऊर्जा नहीं खोता है। एक निश्चित कक्षा में कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूम रहा है, लेकिन ऊर्जा वो नहीं खोता है। तो कैसा घूम रहा है? किस तरह से घूम रहा है बोले? वृत्ताकार। ठीक है, कौन बोला? नील्स बोर। लेकिन रदरफोर्ड को फेल कर दिया किसने? नील्स बोर ने। अब नील्स बोर को जो फेल कर दिया कि नहीं नहीं आप ही गलत कह रहे हो, तब कौन आया? सोमरफेल्ड। कौन आया? सोमरफेल्ड। और सोमरफेल्ड ने बताया कि आपके जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसने बताया इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमते हैं, ठीक है जी। देखिए वृत्ताकार के रूप में घूमता है, सर्कुलर में, एक दूसरे से टकराते नहीं, लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सोमरफेल्ड के बाद में और कौन आया? सोमरफेल्ड के बाद में क्वांटम संख्या आई। क्या आई? क्वांटम संख्या है। देखिए रदरफोर्ड के बारे में दिया है, सीमाओं के बारे में दिया है कि ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत है। आपका आएगा परमाणु मॉडल हो गया, फिर नील्स बोर, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता का सिद्धांत, इसे आप रसायन में पढ़ेंगे। ये देखिए क्या दिया है, क्या लिखा है? क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या में आप जाएंगे तो आपके लिए जो मुख्य रूप से इसमें जो दिया गया है अफबाऊ सिद्धांत। क्या दिया है? अफबाऊ सिद्धांत। देखिए अफबाऊ सिद्धांत और अफबाऊ का सिद्धांत अलग अलग है ना। अफबाऊ सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है किस कक्षा में पहले जाए, ठीक है जी। जैसे एस है, पी है, डी है, ए, इनमें से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा इसको बताएगा। तो सबसे कम ऊर्जा किसका है? कम ऊर्जा किसका होता है? एस का। कम ऊर्जा किसका होता है? एस में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर किसमें आएगा? पी में, फिर किसमें आएगा? डी में, फिर किसमें आएगा? एफ में आएगा। इस तरह से ऊर्जा बढ़ता है। कौन बताया? अफबाऊ। ठीक है, इस अफबाऊ के बाद में कौन आया? हुंड का नियम। ये हुंड ने भी इसी नियम को दिया था। फिर कौन सा आया था? पॉलिस एक्सक्लूजन, पॉली का अपवर्जन नियम, इसने भी एक नियम दिया था। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आप सुनना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी। उस तो देखेंगे कि एक परमाणु को डिफाइन करने के लिए, एक परमाणु को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए, ये देखिए हुंड्स है यहाँ पर, ये देखिए हुंड का नियम है, ठीक है ना। फिर आपका पॉलिस एक्सक्लूजन करके दिया होगा, ये आपका अफबाऊ सिद्धांत है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ये देखिए दिया गया इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक है ना। तो अब हम फाइनली आते हैं कि हमने अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी तरह से जान लिया, समझ लिया, तो हमको ये जानना है कि सबसे पहले, ठीक है जी, सबसे पहले कौन आया? चलिए बताते जाइए, सबसे पहले कौन आया? किसका नाम हमने सबसे पहले बोला? कड़ा। किसका नाम बोला पहले? कड़ा। महर्षि कौन आया? कड़ा। कड़ा के बाद में कौन आया? जॉन डाल्टन। कौन आया? जॉन डाल्टन आया। जॉन डाल्टन के बाद में कौन आया?
जे थॉमसन, जे थॉमसन। और जे थॉमसन के बाद कौन आया? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और कौन था? गोल्डस्टीन। कौन? वह लिख देता हूं ना, वह गोल्डस्टीन। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन। किसका खोज किया इसने? इलेक्ट्रॉन। इसने किसका खोज किया था? एटम, परमाणु का। इसने किसका खोज किया था? प्रोटॉन। ठीक है। 5वां नंबर में कौन आएगा? चैडविक। चैडविक ने क्या खोजा था? न्यूट्रॉन। क्या खोज दिया था इसने? न्यूट्रॉन। इसके बाद में 6वां नंबर में क्या आया था? नील्स बोर। कौन सा आया था? नील्स बोर। नील्स बोर के बाद में कौन आया था? सोमरफेल्ड। कौन आया था? सोमरफेल्ड। इसने क्या बताया था जी? आकार। किसका आकार बताया था? परमाणु का आकार कैसे होता है। इसने भी क्या बताया था? परमाणु का क्या बताया था? आकार। ठीक है। सोमरफेल्ड के बाद में हमने और किसको पढ़ा था? सोमरफेल्ड के बाद में कौन सा आया? अबाउ सिद्धांत। क्या पढ़े हमने? अबाउ सिद्धांत। ठीक है। अबाउ सिद्धांत के बाद में और क्या पढ़ा हमने? हुंस का नियम। किसको पढ़े थे? हुंस का नियम। और हुंड के नियम के बाद में क्या आया था हमारा? पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है ना? क्या है? तो पाउली का अपवर्जन नियम। अच्छा, ये सारी चीजों को बताने का कारण क्या है? तो हमारे पास में जिसे हम पढ़ते हैं और थोड़ी देर में ही हम उसको पढ़ करके भूल जाते हैं। ठीक है। उसमें इसका मेहनत कितने दिनों का रहता है? वर्षों का मेहनत रहता है। ठीक है। और वर्षों का मेहनत होता है एक ही टॉपिक को इतने सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे हैं। ठीक है। इतने सारे साइंटिस्ट क्या किए हैं? सिर्फ क्या को समझाया इसने? एक परमाणु को, और परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, नाभिक में क्या रहता है, किस तरह से वो काम करते हैं, ऐसा इसमें बताई गई है। ठीक है। अब हमको इसमें ये क्या जानना है और इसको क्यों पढ़ना है? तो यही पर हमारा शुरू होता है आपके जो आवेश है। ठीक है जी। आवेश, चार्ज। अब इस चार्ज का हमारा मेन पॉइंट पे आते हैं, चार्ज है क्या। तो हमने अभी देखा कि इसके जो नाभिक होते हैं, इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना? अब इसके बाह्य कक्षा में अगर देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहले बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? पहले बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 होंगे। ठीक है। दूसरे में 8, तीसरे में 18, और इसमें कितना होगा? 32 होगा। ठीक है। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 10 28 हो जाएगा। 28 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 होगा ना? देखो, ये हो गया 32, ये 18, ये 8 और ये 2, 8 तो 10, 8 तो 10, 20 हो गया ना? यहाँ आएगा कितना हो गया? 60। जिसका परमाणु क्रमांक 60 होगा वो इस तरह से भरेगा। ठीक है। लेकिन जिसके परमाणु क्रमांक कम है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम कॉपर के बारे में बात करते हैं, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29। परमाणु क्रमांक कितना? 29। तो Z बराबर कितना हो गया? 29। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? बराबर कर दिया तो ऑब्वियसली परमाणु क्रमांक 29, प्रोटॉन की संख्या कितनी? 29, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 29। ठीक है। तो ये जो 29 प्रोटॉन है, ये 29 प्रोटॉन कहां पर पाई जाएगी? नाभिक में। 29 प्रोटॉन कहां पर है? नाभिक में। और नाभिक से अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18। अब बच गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्ष में होगा। ठीक है। अब क्या करेगा कि ये जो 29 प्रोटॉन है सभी को आकर्षण के द्वारा क्या करेगा? बांध के रखेगा। ठीक है जी,
बांध के रखेगा। किसको रखेगा बांध के? सब इलेक्ट्रॉन को, पूरी ताकत के साथ में। लेकिन ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उस पे उतना ज्यादा ताकत नहीं मिल पाता, बल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहने के बजाय इस कक्षा में बंधे रहने के बजाय वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। तो एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गए? एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गए? एक। और हमारे पास में अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बारे में बात की जाए तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर कितने परमाणु होते हैं? 10 के घात 23 परमाणु। कितने परमाणु होंगे? 10 के घात 23 परमाणु। इसका मतलब यह है कि अगर एक हमारे पास में पदार्थ है, उस पदार्थ के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हम कोई चीज लेते हैं तो वो पदार्थ के पास में 10 के घात 23 परमाणु मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 के घात 23 परमाणु मिलेंगे। तो 10 के घात अगर 23 परमाणु हमारा मिलता है, और अगर हम कहते हैं कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन क्या है? स्वतंत्र। एक इलेक्ट्रॉन क्या है जी? स्वतंत्र है। तो एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, तो 10 के घात 23 परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होंगे जी? कितने इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होंगे? 10 के घात 23 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होंगे। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि इकाई, दहाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो क्या हो जाएगा ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदम, 10 पदम, सन, 10 सन, अर्थात 10,000 सन। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन का? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? महासागर। मतलब इतने सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे जो पृष्ठ में घूमते रहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से, अगर हम कहें समुद्र में जितनी पानी की बात करें, ठीक है, या इस पूरी पृथ्वी में जितने कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सबको अगर जोड़ देंगे तो भी उससे कहीं क्या होगा? ज्यादा। ठीक है? तो ये सब हमको जानने की क्या जरूरत है? ये सब हम जान करके क्या करेंगे? तो इसको अगर हम जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास में एक पदार्थ है A और एक दूसरा पदार्थ है जो कौन सा है? B। दो पदार्थ हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इसमें जो आपका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें ये परमाणु है, ये क्या है? हमारा परमाणु है। ठीक है? ये भी क्या है? आपका परमाणु है। तो ये दोनों परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो ये आपकी क्या करेंगे? अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? इन दोनों को क्या कर दूं? आपस में घर्षण कर दूं। क्या कर दूं? घर्षण कर दूं। तो अगर मैं इसको घर्षण करूंगा तो इसके बाह्य कक्ष में क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इसके भी बाह्य कक्ष में क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो बाह्य कक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, अगर मैंने इसको घर्षण कर दिया तो घर्षण करने से क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, या इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? और वो सिर्फ एक नहीं होगा, या इसमें से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें आएगा। तो अगर हम मान लेते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? यहां से यहां गया। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। और इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, अब ये हमने कह सकते हैं, अब इन दोनों को P नॉट इक्वल टू E, अब P और E बराबर नहीं है। एक में इलेक्ट्रॉन कम हो गया और एक में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ऐसी स्थिति में ये जो है आपका क्या हो गया?
आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया, चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज। और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। और ये कैसा आवेशित हो जाएगा? ये भी आवेशित होगा क्योंकि इसने लिया है। इसने क्या किया है? लिया है, इसलिए क्या होगा? ये माइनस। इसने दिया है, ये क्या होगा? प्लस। तो हम इसको कौन सा आवेश कहेंगे? धन आवेश। इसको क्या कहेंगे? ऋण आवेश। ठीक है, एक ने दिया और एक ने क्या किया? लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो आवेश आएगा, क्या आएगा? वो आवेश होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 10 गुणा इतना करेंगे, एक आया है तो 1 गुणा इतना करेंगे, 2 आया है तो 2 गुणा इतना करेंगे। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, आई थिंक सो टाइम हो गया मेरे ख्याल से, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे हमारा, अब हमको क्या पढ़ना है? आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश क्या है, एक से दूसरे में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो हम क्या कहेंगे? इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये ना कह करके हम क्या कहेंगे? उसने क्या ग्रहण किया? आवेश ग्रहण किया या आवेश को त्याग दिया। ठीक है, इस तरह से। तो कल का जो हमारा जो क्लासेस होगा, जिसमें हमारा 12वीं कक्षा के पहला लेसन, उसको बेसिक ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले लेसन मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि हम इसमें चर्चा करने का मुख्य कारण यह है कि हमको पूरे सेशन में, 12वीं कक्षा के फिजिक्स में पूरे सेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ किस पर चर्चा करना है? आवेश पे चर्चा करना है। इसलिए मैंने आपको यहाँ से बताया कि ये स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। ये स्वतंत्र है तो स्वतंत्र का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र क्यों है? इसलिए हमने इसको परमाणु के बारे में पढ़ा। ठीक है, उस परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु से जो है उसके पास, परमाणु के पास कितने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये हमने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन देखा। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा कि ये हमारा ये परमाणु है, देखिए किस तरह से इसमें बढ़ते हैं, ये हमने देखा। और ये जो है परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमको बेहतर ढंग से समझ में आ गया है तो आगे की हमारी पढ़ाई क्या होगी? सरल होगा। ठीक है, इसका नोट्स आप लोग बना करके आना और कल कम से कम 3 से 4 पन्ना पढ़ के आना। ठीक है जी, अगर पढ़ के आएंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, क्लियर?